So today we will start with a discussion called as center of mass. Very easy topic. 4 टाइप के क्वेश्चंस सॉल्व करने के ट्राई करेंगे आज के लेक्चर में. फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटेड mass system. What is it called as? Tell me. Distributed mass system. And एक सेंटर ऑफ मास क्या है आपको पता तो होता ही है, फिर भी एक रफ आइडिया दे देता हूं. लेट्स से आई हैव अ स्केल. अब स्केल के हर एक हिस्से के पास अपना अपना मास है. अगर मैं आपको बोलता हूं कि ये जो स्केल है इसका मास है 100 ग्राम, 100 ग्राम इसका वजन है, तो थोड़ा वजन यहां पर होगा, थोड़ा यहां पर. ये वुडन स्केल है ना, तो इसमें वुडन पार्टिकल्स हैं, सभी पार्टिकल का मास है और सबका मिलाकर जो मास बनेगा वो बनेगा 100 ग्राम. यस और नो? लेकिन मैं इस पूरे स्केल को अगर ऐसे सेंटर पे मैंने उंगली रखा तो आई कैन बैलेंस इट. इसका मतलब क्या? पूरा जो 100 ग्राम का वजन है वो इस वक्त मेरी उंगली पर है, और मेरी उंगली कहां पर है? इस स्केल के सेंटर पे. तो आप ऐसा मान सकते हो कि एज इफ पूरे स्केल का जो मास है वो यहां पर इस पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट हुआ है. आर यू गेटिंग इट? दैट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ मास. डू यू अंडरस्टैंड? अगर मैं आपको कहता हूं, वापस ध्यान से सुनो, इस स्केल का मास है 100 ग्राम, तो क्या ऐसा है कि सिर्फ इसी पार्टिकल के पास 100 ग्राम का वजन है? नहीं, यहां पर भी वजन है, यहां पर भी वजन है, थोड़ा 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 करते करते पूरी स्केल के हर एक पार्टिकल के पास अपना अपना खुद का वजन है. आर यू गेटिंग इट? लेकिन फिर भी इस पूरी स्केल को यहां पर एक जगह से मैंने बैलेंस कर लिया. इसका मतलब क्या? यू कैन कंसीडर दैट दिस पॉइंट इज स्टोरिंग द एंटायर मास ऑफ 100 ग्राम एट वन पॉइंट. इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ मास. आर यू गेटिंग इट? मोस्ट ऑफ द सिमेट्रिकल बॉडीज जो होती हैं उनका सेंटर ऑफ मास आप काफी आसानी से निकाल लेते हो. जैसे अगर मैं आपको बोलता हूं कि एक सर्कुलर प्लेट है, तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या है? सेंटर पे. अगर मैं आपको कहता हूं कि एक स्क्वायर है, तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा? ये डायगोनल बनाओ, ये डायगोनल बनाओ, जहां पर दोनों डायगोनल मिलेंगे ये. अगर मैं आपको कहता हूं कि ये एक रेक्टेंगल है, तो ये डायगोनल बनाओ, ये डायगोनल बनाओ, और ये आपका सेंटर है. अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड, तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा? इसके सेंटर पे. है ना? तो जो भी स्टैंडर्ड ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं आप उसके सेंटर ऑफ मास काफी आसानी से निकाल सकते हो. गेट इट? बट देयर आर क्वेश्चंस जहां पर, चलो सीधा एग्जांपल लूंगा मैं. फर्स्ट एग्जांपल, यू आर गिवन विथ अ स्क्वायर फ्रेम. मुझे बोलो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा? ये यहां पर, ये डायगोनल यहां पर, दोनों डायगोनल यहां पर मिलेंगे, तो वो हो जाएगा आपका सेंटर ऑफ मास. बट एग्जाम में ये क्वेश्चन तो आएगा नहीं. एग्जाम का क्वेश्चन क्या है? यहां पर एक बॉडी रख दी आपने 1 किलो की, यहां पर एक और बॉडी रखी आपने 2 किलो की, यहां पर एक थोड़ी और बॉडी रख दी आपने बड़ी सी 3 kg, एंड देन वन मोर बॉडी ऑफ 4 kg इज केप्ट. अब आपको पूछा है कि इसका सेंटर ऑफ मास निकालो. डू यू गेट इट? व्हाट आर यू सपोज टू फाइंड आउट? द सेंटर ऑफ मास. अगर वहां पर सिर्फ एक प्लेन फ्रेम होता, डू यू अंडरस्टैंड? प्लेन फ्रेम, सिर्फ एक स्क्वायर फ्रेम होता, तो उसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते? डायगोनल्स का इंटरसेक्शन आप बोल देते, वही है सेंटर ऑफ मास. आया ना? लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या होगा? यहां पर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एक डायगोनल बनाओ ऐसा, एक डायगोनल बनाओ ऐसा, दोनों यहां पर मिलेंगे, तो वो आपका सेंटर ऑफ मास है. कैन आई से दिस? क्योंकि चारों अलग अलग कॉर्नर्स पे 4 अलग अलग बॉडी है, और वो चारों बॉडी का मास भी कैसा अलग अलग. अगर ऐसा होता कि चारों बॉडी पे 1 किलो 1 किलो 1 किलो 1 किलो, तो ये यूनिफॉर्म होता, तो वापस वो डायगोनल ही आता. अगर चारों 2 किलो के होते,
या चारों 3 किलो के होते, या चारों 4 किलो के होते, तो आप वही बता देते। आर यू गेटिंग इट? बट यहां पर अभी दिक्कत क्या हो रही है कि हर कोने पे आपने एक अलग बॉडी रखी है और हर बॉडी का मास एक दूसरे से अलग अलग है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप इतनी आसानी से नहीं बता पाते कि यहाँ पे डायगोनल बनाओ, यहाँ पे डायगोनल बनाओ, ये ऐसे नहीं मिलेगा आपको सेंटर ऑफ मास। तो अब सेंटर ऑफ मास निकालने का तरीका क्या है, और इस टाइप के क्वेश्चन को हम कहते हैं क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम। आपको नाम समझा, मैंने मासेस रखे ना अलग अलग, और ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट अलग अलग, यहां पर अलग मास है, यहां पर अलग मास है, यहां पर अलग मास है, यहां पर अलग मास। आर यू गेटिंग इट? पक्का? तो व्हाट इज द टॉपिक फॉर टुडे? सेंटर ऑफ मास, टाइप 1 डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम। फर्स्ट एग्जांपल, आप ये डायग्राम बनाओगे, नीचे प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखोगे क्या, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस बॉडी। फिर आप आओगे, हेडिंग लिखोगे सॉल्यूशन, डायग्राम को दोबारा बनाओगे, एंड देन यू विल स्टार्ट सॉल्विंग। फेयर इनफ? ओके, नाउ काफी सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है इसको सॉल्व करने का। कोई भी एक जगह को आप पहले ओरिजिन मान लो, कोई भी एक जगह को आप क्या मान लो, मैं इसको ओरिजिन मानता हूं। आपको चाहिए तो आप इसको मान सकते हो, इसको भी मान सकते हो, इसको भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अरे बेटे, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में अलग 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 पॉइंट्स होते हैं, किस पॉइंट को फिक्स मानना है इसका कोई कंपलसरी नियम है क्या? आपकी मर्जी। आर यू गेटिंग इट? उसी तरह किस पॉइंट को ओरिजिन मानना है इसका कोई नियम नहीं है, आपकी मर्जी। मैं पसंद करूंगा इसको ओरिजिन मानना, एंड इफ दिस इज माय ओरिजिन, दिस इज 0,0। फेयर इनफ? इफ दिस इज 0,0 मतलब ये है आपका एक्स एक्सिस और यहां पर है आपका वाई एक्सिस। फेयर इनफ? ओके, तो स्टेप 1 क्या है, मैं यहां पे लिख देता हूं। स्टेप 1, डिसाइड एन ओरिजिन। एक ओरिजिन आप पहले क्या कर लो, डिसाइड कर लो। फेयर इनफ? ओके, अब उस ओरिजिन के हिसाब से बाकी बॉडीज जहां पर है उनके कोऑर्डिनेट्स दे दो। अरे गेटिंग इट? अभी ये मैंने क्या बोला, दिस इज अ स्क्वायर फ्रेम। नाउ इफ दिस इज अ स्क्वायर फ्रेम, तो इसको मान लो अगर साइड है 1 मीटर, तो ये सभी 1 मीटर होंगे ना। तो ये सभी कैसे हैं, 1 मीटर की फ्रेम्स हैं। ये है 0,0, तो ये वाला पॉइंट क्या है, 2 kg। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 0। वाई पे तो ऊपर गया ही नहीं ना। ग्राफ आता है तुमको, 8वीं फेल आता है? तो इफ दिस इज 0,0, ये क्या हो जाएगा, 1,0। व्हाट इज दिस गोइंग टू बी, 1,1 है ना। एक्स एक्सिस पे 1, वाई एक्सिस पे भी 1, और ये कैसा, एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे 1। आर यू गेटिंग इट? तो स्टेप 2 क्या है, स्टेप 1 है डिसाइड एन ओरिजिन, स्टेप 2 फ्रॉम ओरिजिन गिव कोऑर्डिनेट्स टू एवरी बॉडी। एवरी बॉडी मतलब एवरी मास, हर मास को ओरिजिन के रिस्पेक्ट से आप क्या कर दो, कोऑर्डिनेट्स दे दो, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। फेयर इनफ? ओके, अब बस खाली मैं नंबरिंग कर देता हूं इसको। आई विल कॉल इट एज x1 y1, आई विल कॉल दिस एज x2 y2, let me call this as x3 y3, and this as x4 y4। x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 नंबर दे दिया सबको। फेयर इनफ? ओके, इस बॉडी को लेट मी कॉल इट एज m1, इस बॉडी को लेट मी कॉल इट एज m2, इस बॉडी को लेट मी कॉल इट एज m3, और इस बॉडी को मैं नाम देता हूं m4, विच इज इक्वल टू 4 kg। डू यू गेट इट? The simple formula that we use is x coordinate of center of mass is equal to the sum of mi xi upon the sum of mi। क्या है फॉर्मूला, टेल मी। x कोऑर्डिनेट का mi xi, i को 1 डालो तो वो क्या होगा, m1 x1 समेशन मतलब क्या, प्लस i को 2 डालो m2 x2 प्लस i को 3 डालो
m3x3 प्लस m4x4 और नीचे क्या हो जाएगा, i को 1 डालो तो m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, 4 बॉडी है ना, तो 4 तक जाएंगे। यहां पर अगर ट्राइंगल होता तो 3 ही बॉडी होती, तो 3 तक ही जाता। फिर आप क्या लिखते, m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3, बस। और यहां पर नीचे क्या आता, m1 प्लस m2 प्लस m3, बट यहां पर अभी 4 बॉडी है तो 4 तक जाएंगे। फेयर इनफ। चलो, x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास, व्हाट इज द फॉर्मूला, m1x1, व्हाट इज योर m1, व्हाट इज योर m1 एंड x1, तो 1 into 0। अरे हाँ या ना, समेशन मतलब प्लस, अब i को डाल दो 2, m2 x2, m2 x2, गेट इट। i को डाल दो 3, तो m3 x3, m3 x3, सो 3 टाइम्स, गेट इट। और i को डाल दो 4, तो क्या आएगा, m4 x4, m4 एंड x4 अपॉन नीचे क्या आएगा, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, मतलब 1 प्लस 2 प्लस प्लस 4। फेयर इनफ। क्या आएगा ये, 0 0, 3 और 2 5, नीचे 10, क्या मिला 0.5। व्हाट इज दिस 0.5, ये है x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये क्या मिला आपको, x कोऑर्डिनेट ऑफ, अच्छा अब सिर्फ x कोऑर्डिनेट से तो काम नहीं चलेगा ना, आई हैव वन मोर कोऑर्डिनेट टू टेक केयर, विच इज दैट, तो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, फॉर्मूला क्या होगा, समेशन mi yi अपॉन समेशन ऑफ mi, दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। पहले i के जगह पे 1 डालोगे, m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3, ये चलता रहेगा। बोलो फिर m1 कितना, देखो वहां पे m1 is 1, y1 is 0 प्लस m2 y2 m3 y3 m4 y4 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। फेयर इनफ। 0 0, 3 और 4 7, 7 के नीचे 10, 0.7 is y coordinate of center of mass. Do you understand this? Easy, पक्का। अब क्यों ना x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को प्लॉट कर दिया जाए। x कोऑर्डिनेट क्या है, 0.5, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ ना, इसको तो आपने ओरिजिन बोला ये 0 है, पूरी साइड है 1 मीटर की, तो 0.5 कहां पर है, बीच में, मतलब यहां पर। अरे हाँ या ना, तो ये पॉइंट है आपका x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। आर यू गेटिंग इट। y कोऑर्डिनेट किधर है, 0.7, 0.7 मतलब क्या, ये है 0, ये है 1, बराबर आधे पे, बीच में क्या होगा 0.5, बीच में आएगा। 0.5 से ऊपर जाओगे ना, थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो आप यहां पर जाओगे। डू यू गेट इट। तो ये है आपका y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। आर यू गेटिंग इट। अब ये y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट आपस में जहां पर मिले, दिस पॉइंट इज योर सेंटर ऑफ मास। आर यू गेटिंग इट। ये है आपका सेंटर ऑफ मास 0.5, 0.7, मतलब ये पूरा स्क्वायर फ्रेम इस एक पॉइंट पे बैलेंस हो सकता है। अगर आपने इस स्क्वायर फ्रेम को ऐसा हॉरिजॉन्टल किया और 0.5, 0.7 पे ऐसे एक उंगली रखी, तो स्क्वायर फ्रेम पूरी बैलेंस रहेगी, हिलेगी नहीं इधर उधर। आ रहा है समझ में, पक्का। इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको, कि जैसे मान लो, गिव मी अ बुक, ये है आपकी फ्रेम, अभी ये वाला बुक तो रेक्टेंगल है, बट यू इमेजिन दिस टू बी अ स्क्वायर। ये ऐसा है, इसके चारों कोने पे आपने अलग अलग बॉडीज को रख दिया है। अब मुझे चाहिए था कि इसको मैं बैलेंस कहाँ से करूँ, तो मैंने सॉल्व किया, 0.5, 0.7 मेरा आंसर आया, तो मुझे एक जगह ऐसी मिली जहां से इसको बैलेंस किया जा सकता है। अब इसको ऐसा हॉरिजॉन्टल रखो, और जो आपको पॉइंट मिला वो पॉइंट के नीचे ऐसा उंगली रखो, तो छोड़ दो,
तो ना इस तरफ घूमेगा ना इस तरफ घूमेगा, ना इस तरफ घूमेगा ना इस तरफ घूमेगा। बैलेंस का तो मतलब ही वो होता है ना कि अगर इसको आपने ऐसा रखा तो द बॉडी इज बैलेंस्ड। डू यू अंडरस्टैंड? आ रहा है समझ में कि बाउंस हो रहा है? पक्का? ओके, सो दैट इज योर फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम का। गेट इट? स्टेप 1 क्या लिखा है? डिसाइड एन ओरिजिन। स्टेप 2 इज व्हाट? फ्रॉम द ओरिजिन गिव कोऑर्डिनेट्स टू एवरी बॉडी। एंड थर्ड इज व्हाट? थर्ड इज सिंपल, अप्लाई फॉर्मूले। स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है यार ये, m1x1 प्लस m2x2 ये चलता रहेगा और नीचे m1 प्लस m2 प्लस चलता रहेगा, एंड सेम x को हटा के आप y के लिए डाल दो तो ये आंसर आ जाएगा आपका। डू यू गेट इट? फेयर इनफ? पक्का? ओके, अब हो गया आपका जो कॉन्सेप्ट था वो आपने पढ़ लिया। डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम इसी तरह से पढ़ते हैं। इसमें अब कुछ खास नहीं होगा, अब खाली इसमें अलग अलग एग्जाम्पल हो सकते हैं। एग्जाम्पल 2, अब स्क्वायर के बदले मैं आपको क्या दे देता हूं? रेक्टेंगल दे देता हूं, है ना? लेंथ दे दी मान लो आपको मैंने 3 और ब्रेथ आपको दे दिया 1। आर यू गेटिंग इट? एंड अलग अलग बॉडीज रख देते हैं 4 अलग अलग कोने में। तो लेट्स से दिस इज 2 kg, दिस इज 4 kg, this is 5 kg and let's say this is 7 kg। आपको इसका क्या निकालना है? सेंटर ऑफ मास। आ रहा है समझ में? क्या करोगे? व्हाट इज स्टेप 1? डिसाइड एन ओरिजिन। मैं चाहूं तो इसको भी ओरिजिन ले सकता हूं, बट अगर आपने इसको ओरिजिन लिया तो दिक्कत क्या होगी? यहां से एक्स एक्सिस आएगी, यहां से ये वाई एक्सिस आएगी, तो ये दोनों जो है ना उसके कोऑर्डिनेट्स माइनस में जाएंगे। क्यों इतना हेडेक लेना है तुमको? Why do you want to on purpose like get a negative sign into your solving? Makes no sense, right? इसीलिए एडवाइजेबल क्या है? ओरिजिन हमेशा उसको लो जो सबसे लेफ्ट में है और जो सबसे नीचे है। एक्सट्रीम लॉ लेफ्ट बॉटम कॉर्नर इज एडवाइज्ड टू बी द ओरिजिन। जितना हो सकता है उतना लेफ्ट में जाओ और जितना हो सकता है उतना नीचे जाओ। ये जो कॉर्नर मिलेगा ना आपको, लेफ्ट बॉटम कॉर्नर इज द बेस्ट ओरिजिन। Are you getting it? It is not the origin. It is the best origin. There is a difference. आपको चाहिए तो आप इसको भी लेके सॉल्व कर सकते हो यार ओरिजिन। फिर ये 0,0 आएगा, यहां से x एक्सिस बनेगी, यहां से y एक्सिस बनेगी, और ये तीनों भी फिर नेगेटिव में आएंगे। आपका आंसर राइट ही आएगा। आ रहा है समझ में? पक्का? ओके, तो शुड आई सॉल्व दिस और यू विल टेक इट एज होमवर्क? होमवर्क में कर लोगे इसको? आप क्या लोगे? 0,0 है ना? वी कैन जस्ट डिस्कस दिस। अगर आपने इसको मान लिया 0,0 तो ये क्या हो जाएगा फिर? x एक्सिस पे 3, y एक्सिस पे 0, ये क्या हो जाएगा? x एक्सिस पे 3, y पे 1, तो 3,1, और ये कैसा? x एक्सिस पे 0 और y पे 1, 0,1। आर यू गेटिंग इट? फिर छोटा बहुत नामकरण कर देना इनका, x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4। दिस बॉडी इज m1 m2 m3 m4, और फिर ये वाला फॉर्मूला m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस सो एंड सो, और नीचे वाला वो। मैनेजेबल? करोगे इसका खुद से? ओके, ये एक टाइप का एग्जाम्पल हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल आई कुड गिव यू इज, लेट मी जस्ट मेक अ ट्राइंगल, ठीक है? और मैं आपको ट्राइंगल में ये एंगल दे रहा हूँ 37 डिग्री, ये एंगल दे रहा हूँ 53 डिग्री, ये 90। यहाँ पर एक बॉडी रखी है 3 किलो की, यहाँ पर एक बॉडी रखी है 4 किलो की, और यहाँ पर एक बॉडी रखी है 5 किलो की। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि इस सेटअप का आप मुझे सेंटर ऑफ मास निकाल के दो। कर सकते हैं? कैसे? स्टेप 1 क्या है? डिसाइड एन ओरिजिन। तो यू हैव टू डिसाइड एन ओरिजिन। लेट्स से दिस इज माय ओरिजिन 0,0। अब ये 37 53 का ट्राइंगल है, मतलब क्या? 37 के सामने वाली साइड, ये दिस इज 3, और 53 के सामने वाली साइड इज 4। आर यू गेटिंग इट? सो ये मिला आपको 0,0, और ये क्या मिलेगा?
एक्स एक्सिस 3, वाई एक्सिस 0, आ रहा है समझ में? और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या मिलेंगे? एक्स एक्सिस 0 और वाई एक्सिस पे 4, 0 कॉमा, हो गया फिर x1 y1, x2 y2, x3 y3, m1 m2 m3, फॉर्मूले हैं आपके पास, वैल्यू डालो, सॉल्व करो, खत्म। फेयर इनफ, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। ये भी आप लोग खुद से करोगे। ओके, लेट मी थिंक ऑफ वन मोर क्वेश्चन। एग्जाम्पल 4, अच्छा ऐसा कर सकते हैं हम, इक्विलैटरल ट्राइंगल लिया है, ठीक है? इस इक्विलैटरल ट्राइंगल की साइड की वैल्यू मैं आपको देता हूं 1 मीटर। हाउ मच? यहां पर है एक बॉडी 1 kg का, यहां पर है दूसरा बॉडी 2 kg का, यहां पर है एक बॉडी 3 kg का, 1, 2 and 3 kg body. Get it? Same question. Find the what? Center of mass of this system. कैसे करेंगे फिर? How will you find center of mass to this? Step 1 क्या है? Decide an origin. तो ये क्या मान लोगे आप? Origin 0,0. साइड 1 मीटर है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या लिखोगे? x कोऑर्डिनेट 1, y कोऑर्डिनेट में है ही नहीं, ऊपर उठा ही नहीं है ना ये, 1,0. इसके कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे? वो जो 3 kg है उसके कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे? 0 क्यों? ये यहां से आपका x एक्सिस बनेगा, ये आपका y एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। हाउ विल यू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 3 kg बॉडी? थिंक। अगर मैं इसको यहां पे ऐसे ड्रॉप करता तो ये 90 डिग्री होता है, पता है ना? और ये सिर्फ 90 डिग्री नहीं होता, ये बाइसेक्टर भी होता है। अब पूरी साइड कितनी की है? एक, तो ये आधी कितनी हुई? हाफ। ये कितनी हुई? हाफ। तो आपका x कोऑर्डिनेट कितना आ गया? हाफ, मतलब x कोऑर्डिनेट इज 1/2। व्हाट अबाउट y कोऑर्डिनेट? y कोऑर्डिनेट इज नॉट 1। अरे ये स्लांट हाइट है 1। अरे बाबा, ये टेढ़ा है ना लाइन, वो 1 का है, मुझे तो y चाहिए। तो ये 1, ये हाफ, ये आपको पाइथागोरस से मिलेगा। अरे y मतलब हाइट ना, ये 1 हाइट थोड़ी है, ये तो स्लांट हाइट है, मुझे ये चाहिए। पाइथागोरस से कैसे मिलेगा बोलो? अरे 1 इज द हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, तो ये क्या आएगा? 1 का स्क्वायर इज 1, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1 माइनस 1/4, 3/4, 3/4 का स्क्वायर रूट, रूट 3/2। अरे यार, तो ये आएगा रूट ऑफ 3/2। डू यू अंडरस्टैंड दिस? तो ये आपका बना x1 y1 0,0, x2 y2 1,0, x3 y3 1,2, सॉरी 1/2 कॉमा रूट 3/2। गेट इट? और ये आपका m1 m2 m3, पुट द वैल्यूज, गेट इट डन। फेयर इनफ। आ रहा है समझ में या बाउंस हो रहा है? पक्का? सिमिलरली कभी कभी यू विल फाइंड एन इजियर क्वेश्चन, इसमें बॉडी सिर्फ एक लाइन पे ही है, पूरा आपका सिस्टम इट्स ऑन अ वन सिंगल लाइन। यहां पर लेट्स से दिस इज 0 एंड लेट्स से दिस इज 100 सेंटीमीटर। आ रहा है समझ में? 10 सेंटीमीटर के मार्किंग पे एक बॉडी है 1 kg। आ रहा है समझ में? 40 सेंटीमीटर के मार्किंग पर भी एक बॉडी है से 2 kg। गेट इट? एंड लेट्स से 70 सेंटीमीटर के बॉडी पर 70 सेंटीमीटर के मार्किंग पर एक बॉडी है लेट्स से 4 kg। आपको बोला इसका सेंटर ऑफ मास निकाल के दो। अब ये पूरा जो सिस्टम है ना, वो सिर्फ एक ही एक्सिस पर है, देयर इज ओनली एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है यहाँ पे। तो जब वाई एक्सिस ही नहीं है तो ये वाला फॉर्मूला भी नहीं लगेगा।
अब वहां पर सिर्फ ये वाला फॉर्मूला लगेगा, एक्स सेंटर ऑफ मास, m1x1 प्लस m2x2 प्लस m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। आर यू गेटिंग इट? स्टेप्स क्या आएंगे? सेम, डिसाइड एन ओरिजिन। आई वुड रेकमेंड लेट दिस बी द ओरिजिन। ये ओरिजिन है ना? ओरिजिन मतलब क्या? ये 0,0 और इसमें 0,0 लिखने का कोई मतलब नहीं बनता। वाई एक्सिस तो वैसे भी सॉल्व नहीं करने वाले। आर यू गोइंग टू सॉल्व फॉर वाई एक्सिस? तो छोड़ो फिर। तो इन दैट केस अगर आपने इसी को ओरिजिन मारा तो ये 0, तो फिर ये कितना है? 10, ये कितना है? 40, ये कितना है? 70, और उस तरफ तो कुछ है ही नहीं। अब क्या यूज करोगे? खाली m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस, करो। ओरली कर सकते हैं क्या? इसका सेंटर ऑफ मास एक ही कोऑर्डिनेट है, x सेंटर ऑफ मास इज व्हाट? टेल मी। m1 x1, ये m1 और ये x1 ना, 1 into 10। आर यू गेटिंग इट? m2 x2, डू यू गेट इट? और m3 x3 कितना? आर यू ऑल गेटिंग इट? m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 आ रहा है समझ में? अपॉन व्हाट? टेल मी। m1 प्लस m2 प्लस m3, 1 और 2 3 और 4 7, सही है? हाउ मच इज दिस? दिस इज 90 एंड दिस इज 280, 280 एंड 90, 370 अपॉन 7। आ रहा है समझ में? 370 अपॉन 7 इज व्हाट? 7 5s आर 35, 2 बचा, इट विल मेक इट 20। 7 2s आर 14, 6 बचा, 60। 7 8s आर 56, 4 बचा, 40 एंड 5s आर, और भी चलता रहेगा बट बस हुआ अभी 52.85 सेंटीमीटर। 52 मतलब 40 के बाद और 70 के पहले ना, इधर किधर, यहां पर कहीं पे आएगा। अब इसको अगर मैंने रोटेशनल इक्विलिब्रियम के साथ जोड़ा, इसका मतलब क्या पता है? यहां पर फलक्रम रखने की बात हो रही है और आपकी बॉडी बैलेंस हो जाएगी। अरे यार, सेंटर ऑफ मास है ना। अभी मैंने लेक्चर की शुरुआत में एक स्केल ली थी, स्केल के नीचे मैंने उंगली रखी थी, वो फलक्रम ही तो हुआ। तो यहाँ पर फलक्रम रखने की बात हो रही है, और फलक्रम की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? 52.85 समथिंग। इसको और भी आगे सॉल्व कर सकते हो अगर आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो वो जगह पे आप फलक्रम रख दो। आर यू गेटिंग इट? बट वेट, अगर मैंने इस जगह पे फलक्रम रखा तो मेरी बॉडी बैलेंस हो गई। बॉडी बैलेंस हो गई मतलब क्या? नेट टॉर्क इज 0। नेट टॉर्क इज 0 मतलब क्या? ml एक्सएल इज इक्वल टू mr। वो कर लेना, आपका आंसर मैच हो जाएगा। मास ऑन द लेफ्ट, डिस्टेंस लेफ्ट वाला, प्लस ये भी तो लेफ्ट में है ना, मास ऑन द लेफ्ट और ये डिस्टेंस विल मैच मास ऑन द राइट एंड दिस डिस्टेंस ऑन द राइट। क्योंकि अगर ये सेंटर ऑफ मास है तभी तो बैलेंस हो रहा है, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम ही है ये। हेलो, आ रहा है समझ में या बाउंस हो रहा है? पक्का? इसमें किसी को कोई डाउट है? हाउ मेनी एग्जाम्पल्स डिड वी सी? टेल मी। टाइप 1 डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम, स्क्वायर वाला फ्रेम इजी है। स्क्वायर आपको समझा तो आपको ये वाला रेक्टेंगल और ये वाला ट्राइंगल भी कोई बड़ी बात नहीं है। यहां पर थोड़ा सा खाली दिमाग ये लगाना पड़ेगा कि इफ दिस इज 0,0, दिस इज 1,0, यहां से अगर मैंने ड्रॉप किया परपेंडिकुलर तो ये हाफ और हाफ होता है। ऑल दीज कम्स अंडर, ऑल दीज थिंग्स कम अंडर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। कक्षा 7 या कक्षा 6 स्कूल, है ना? मैं ये सब उम्मीद रख सकता हूं कि आपको याद होगी। एनीवेज, सो इफ दिस एंटायर पार्ट इज 1, दिस इज 0.5, दिस इज 0.5, और फिर अगर ये हाफ है, आपको टेम्प्ट करेगा ये लिखने को कि दिस इज हाफ, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट आप हाफ लिख दोगे, वाई कोऑर्डिनेट आपको 1 लिखने का मन होगा, बट वो 1 नहीं है। 1 तो आपका स्लांट वाला हाइट है ना। तो इफ दिस इज 1, दिस इज हाफ, ये पाइथागोरस से मिला अपने को रूट ऑफ 3/2, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस एक साइड का स्क्वायर, और फिर उसका स्क्वायर रूट ले लेना, तो आपको ये मिल जाएगा विच इज रूट ऑफ 3/2। डू यू गेट इट? एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 और 4, इन चारों एग्जाम्पल्स में हमने जो पढ़ा वो एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट्स के लिए पढ़ा, बट हमेशा हर क्वेश्चन वैसा ही है जरूरी? यहां पर भी तो आ सकता है। डू यू गेट इट? सो 0 10 40 70 और 100 ऐसे एक मीटर रॉड था,
और अलग अलग बॉडीज रखी थी। मुझे क्या बोला उन्होंने कि इसका सेंटर ऑफ मास निकालो। आर यू गेटिंग इट? सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या है? एक ऐसी जगह जहां पर ये पूरी बॉडी बैलेंस हो जाएगी। बॉडी बैलेंस हो गई मतलब क्या? नेट टॉर्क ऑन द बॉडी इज जीरो। नेट टॉर्क इज जीरो मतलब क्या? एम एल एक्सएल इज इक्वल टू एम आर। बट उससे क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा सा लेंदी होता है। आर यू गेटिंग इट? और रिलेटिवली थोड़ा ज्यादा कंफ्यूजिंग भी। इजी तरीका क्या है? एक सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला डाल दो। आर यू गेटिंग इट? तो हमने रोटेशनल इक्विलिब्रियम में जितने भी ये मीटर रॉड वाले क्वेश्चन किए हैं ना, वो सब ज्यादा आसान हो जाएंगे इस तरीके से। आपको चाहिए कहां से बैलेंस करना है, ठीक है, एक्स सेंटर ऑफ मास डालो, ये आपका जीरो हो गया, ये 10, 40 और 70 के मार्किंग पे है। फॉर्मूला क्या डालोगे? m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3। अभी 10 बॉडी भी दिया तो भी क्या फर्क पड़ता है? आने दो, क्या फर्क पड़ता है? आप क्या करोगे? खाली 10 बॉडी होगा तो m1x1 m2x2 m3x3 10 बार चलेगा। आर यू गेटिंग इट? बस तो फिर m1x1 10, m2x2 80, m3x3 280 डिवाइड बाय 1 प्लस 2 प्लस 4 7। सॉल्व किया 52.85। मतलब 52.85 एक ऐसी जगह है जहां पर ये पूरी स्केल क्या हो जाएगी? बैलेंस हो जाएगी। अगर पूरी स्केल बैलेंस हो गई, मतलब अगर मैंने यहाँ पर फलक्रम रखा तो ये ना इस तरफ बेंड होगी ना ये इस तरफ बेंड होगी, मतलब बैलेंस हो गई। बैलेंस हो गई मतलब क्या? नेट टॉर्क इज जीरो। नेट टॉर्क इज जीरो मतलब क्या? एम एल एक्सएल इज इक्वल टू एम आर। वो आप करके देख लेना, आंसर आएगा। एम एल मास ऑन द लेफ्ट हाउ मच? 1 kg। और फिर ये डिस्टेंस, ये 52.85 है ना, और ये 10 है, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हुआ? 42.85। तो 1 इंटू 42.85 प्लस 2 इंटू 12.85 विल बी इक्वल टू द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड इज व्हाट? एम आर एक्स आर में क्या करोगे? 4 और 70 माइनस 52.85 17.15। हेलो। तो ये अगर आपने एम एल एक्सएल इज इक्वल टू एम आर एक्स आर किया तो एल एच एस आर एच एस मैच हो जाएगा। मैच हो जाएगा मतलब क्या? बैलेंसिंग कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। डू यू अंडरस्टैंड? आ रहा है समझ में या बाउंस हो रहा है? पक्का? इसमें किसी को कोई डाउट है? एवरीवन? सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटर ऑफ मास। 5 टाइप के टोटल क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से ये पहला टाइप है। अलग अलग एग्जाम्पल्स है ना, टाइप तो सेम ही रहेगा। डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम? कि एक ऐसा फ्रेम होगा और फ्रेम के अलग अलग कोने पे अलग अलग जगह पर आपने वजन रखा होगा। तो ये 1 अलग है, ये 2 अलग है, ये 3 अलग है, ये 4 अलग है, अलग अलग चीजें रखी है। यहां पर भी देखो, ये 2 अलग है, 4 अलग है, 7 अलग है, 5 अलग है, अलग अलग आपने रखा हुआ है। यहाँ पर क्या? ये 5 अलग, ये 3 अलग, ये 4 अलग, अलग अलग रखा हुआ है। यहाँ पर भी देखो, ये 1 kg 2 kg 4 kg, आर दे ऑल कनेक्टेड? these are like these are different bodies kept at different places. डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम। यहां पर भी देखो ना, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये सब कुछ अलग अलग रखा हुआ है। रखा किस पर है? फ्रेम पर। फ्रेम का खुद का कोई वजन नहीं है। ये जितनी भी फ्रेम्स हमने लिए ना, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे रेक्टेंगल, ट्राइंगल एंड दिस रॉड, उस फ्रेम का खुद का हम कोई मास लेते नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट यू सी ऑन बोर्ड? डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम। पक्का? फाइन। So type 1 is done, distributed mass system. We will start with type 2 now. Type 2 is called continuous mass system. अब continuous mass system का मतलब क्या? जो यहां पर अलग अलग कॉर्नर्स पे हमने बॉडी रखा ना, यहां पर ऐसा नहीं होगा, पूरा एक ही बॉडी होगा। मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अ कंटिन्यूअस मैनर। एग्जाम्पल लेके बात करेंगे। लेट्स से you have a body which is of T shape. T shape की एक बॉडी, फाइन। ये टी शेप का बॉडी, आपको बोला है कि इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा। वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन, ठीक है। इसके जैसे और एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? तो इसके जैसे और एग्जाम्पल्स होंगे, यू विल बी गिवन एन एल शेप।
ठीक है, फिर आपको मिलेगा एक एच शेप। आपको इन सभी बॉडीज का क्या निकालना है? सेंटर ऑफ मास। एक मैं करूंगा, दो आप लोग करोगे। फेयर इनफ। वैल्यूज क्या है? तो जैसे मान लो यहां से लेकर पूरा नीचे तक ये जो वैल्यू है वो है 6 मीटर, ठीक है। और यहां से लेकर यहां तक ये वाली वैल्यू भी क्या है? 6 मीटर। फेयर इनफ। यहां से यहां तक दिस वैल्यू इज गिवन एज 2 meters. This is also given as 2 meters. अब आप ये सोचो, ये पूरा दिया है 6, उसमें से ये 2, तो ये और ये मिलाकर कितना? 4। अरे यार ये पूरा 6 ना, उसमें से ये वाला पैच है 2 का, तो ये और ये मिलाकर कितने हो गया? अब आप उतना अज्यूम कर लो कि ये सिमेट्री है, तो ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2। हर चीज शायद ना दी हो, थोड़ा बहुत आपके पास लिबर्टी है सोचने का। डू यू गेट इट? ओके, क्या निकालना है आपको? सेंटर ऑफ मास। एंड व्हाई डू यू कॉल दिस टाइप एज कंटिन्यूअस मास सिस्टम? वो आपको समझ में आया? पक्का? ओके। एंड हाउ डू यू टेक केयर ऑफ सच क्वेश्चंस नाउ? टेल मी, हाउ डू यू टेक केयर ऑफ सच क्वेश्चंस? तो स्टेप 1 इज व्हाट? आपको जो भी शेप दिया है ना, आपको उस शेप को कुछ इस तरह से काटना है कि कटने के बाद जो बॉडी मिले वो एक स्टैंडर्ड ज्योमेट्रिकल शेप हो। आपको समझ में आ रहा है? तो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को यहां से काट देता हूं तो 2 टुकड़े हो गए। अब जो मुझे 2 नए टुकड़े मिले वो दोनों नए टुकड़े एक स्टैंडर्ड ज्योमेट्रिकल शेप है। ये एक रेक्टेंगल तो बना और ये भी एक रेक्टेंगल बना। डू यू गेट इट? क्यों चाहिए मुझे इस तरह से? क्योंकि स्टैंडर्ड ज्योमेट्रिकल शेप का सेंटर ऑफ मास मैं मुंह जबानी निकाल सकता हूं। कैसे? इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा? इमेजिन अ डायगोनल हियर एंड अ डायगोनल देयर, तो ये बनेगा मेरा सेंटर ऑफ मास। बट ये सेंटर ऑफ मास पूरे टी शेप का नहीं है, ये सेंटर ऑफ मास है सिर्फ ऊपर वाले प्लेट का। और सिमिलरली ये क्या है? ये भी तो एक रेक्टेंगल है, तो ये यहां से इस तरफ, यहां से इस तरफ, तो इसका सेंटर ऑफ मास कुछ इस तरफ बनेगा। ये सेंटर ऑफ मास पूरे बॉडी का नहीं है, ये नीचे वाले रेक्टेंगल का। कोई बात नहीं, कहीं तो पहुंचे। आर यू गेटिंग इट? तो व्हाट इज द स्टेप नंबर 1? cut the body into smaller parts such that each cut part is a standard geometrical shape. Do you understand that line? Cut the body into smaller parts such that each cut part is a standard geometrical shape. तो अगर ये वाला क्वेश्चन है तो मैं उसको यहां से कट करूंगा। एग्जाम्पल 2 में क्या करते? वेयर विल यू कट दिस फ्रॉम? मैनी चॉइसेस। आप में से कोई बोलेगा कि सर यहां से काट दो, तो एक ये वाला रेक्टेंगल मिल गया और एक ये वाला मिल गया। कोई बोलेगा नहीं सर मुझे ये नहीं अच्छा लग रहा, आप इसको ना ऐसे काट दो। ठीक है यार, वैसे काट दो, तो ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। कोई बोलेगा कि सर दोनों जगह से काटो, तो भी चलेगा। बट इन दैट केस आपके 3 बॉडीज हो गए, तो आपको जो भी प्रोसीजर है वो तीनों पे फॉलो करनी पड़ेगी। इट्स ओके, आंसर सबका सेम आएगा। इनफैक्ट एग्जाम्पल 2 जब आप सॉल्व करोगे तो आपको तीनों तरीके से करना है। एग्जाम्पल 2 पहले कहां पे? वर्टिकल कट करके 2 बॉडी को लेके सॉल्व करो, फिर हॉरिजॉन्टली कट करो और फिर 2 बॉडीज को लेके सॉल्व करो, फिर वर्टिकल भी कट करो, हॉरिजॉन्टली भी कट करो, 3 बॉडीज को लेकर सॉल्व करो। तीनों बार आपका जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। डू यू गेट इट? ओके। एग्जाम्पल 3,
क्या चॉइस है आपके पास? एक कट यहां पे करना पड़ेगा और एक कट यहां पे करना पड़ेगा, कोई चॉइस ही नहीं है। तीन अलग अलग बॉडीज की तरह ही इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। डू यू अंडरस्टैंड? आ रहा है समझ में? ओके नाउ, तो आपका स्टेप 1 क्या है? कट द बॉडी इनटू स्मॉलर पार्ट्स सच दैट ईच कट पार्ट इज अ स्टैंडर्ड ज्योमेट्रिकल शेप। फेयर इनफ? ओके। स्टेप 2, show the center of mass of smaller parts। ये जो आपने दो छोटे छोटे टुकड़े कर दिए ना, उसका सेंटर ऑफ मास बनाओ, इसका सेंटर ऑफ मास बनाओ। और अक्सर ये सेंटर ऑफ मास आपको कहां पे मिलेगा? उनके डायगोनल्स का इंटरसेक्शन। गेट इट? ओके। स्टेप 3, सेम, डिसाइड एन ओरिजिन। अब एक ओरिजिन डिसाइड कर लो। मैंने आपको ओरिजिन डिसाइड करने के लिए एक तरीका बताया था, जितना हो सके उतना लेफ्ट जाओ और जितना हो सके उतना नीचे रहो। तो सबसे लेफ्ट और सबसे नीचे वाला जो पार्ट होगा ना, वो ये है। यहां से मैं बनाऊंगा एक्स एक्सिस, आर यू गेटिंग इट? और यहां से ऊपर की ओर बनेगी मेरी वाई एक्सिस। आर यू ऑल विथ मी? एंड दिस पॉइंट विल बी माई ओरिजिन 0,0। जितना हो सके उतना लेफ्ट गया और जितना हो सके उतना नीचे रहा हूं। डू यू गेट इट? सिर्फ ये थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो, आपका मेन शेप इज दिस टी शेप। हाँ, ये सब तो खाली ऐसे ही वो एक्सिस के लाइंस, कंफ्यूज नहीं होना उसके साथ। फाइन। तो क्या हो गया? डिसाइड एन ओरिजिन। और फिर अगला स्टेप क्या है? विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन राइट कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ स्मॉलर पार्ट्स। ओरिजिन के रिस्पेक्ट से ये जो छोटे छोटे टुकड़े आपने किए थे पहले, उसके जो सेंटर ऑफ मास है, वो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स लिखिए। चलो सोचते हैं, व्हाट आर द सेंटर ऑफ मासेस के कोऑर्डिनेट्स फॉर दिस बॉडी एंड दिस बॉडी? टेल मी। ये कितना है? 2। तो ये तो उसके बराबर सेंटर पे है, तो ये पूरा 2, तो ये कितना? बट यहां पर मैं 1 नहीं लिख सकता, क्योंकि 1 तो ये वाला डिस्टेंस हुआ ना। मुझे तो जो भी लिखना है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन लिखना है। तो ये खुद कितना है? 2। तो ये 2 और ये छोटा सा 1, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 3। आर यू गेटिंग इट? ये पूरा कितना है? 6। वो 6 में से ये 2 निकल गए, तो ये कितना बचा? 4 का सेंटर कितना होगा? 2। और ये 2 जो आएगा वो विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ही आ रहा है, मतलब दिस इज 3,2। डू यू गेट इट? पक्का एवरीवन? ओके। इसका देखते हैं। मुझे बताओ ये पूरा कितना है? 6 का आधा कितना हो जाएगा? और ये जो 3 का डिस्टेंस है ना, वो ओरिजिन से ही है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट इज व्हाट? 3 ओनली। आर यू गेटिंग इट? ये कितना है? 2। ये अगर ये 2 है, 2 का आधा कितना होगा? बट ये 1 तो सिर्फ इतना है, आपको तो विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन लिखना था ना, तो ये भी तो ऐड करना पड़ेगा। हाउ मच इज दैट? तो 4 + 1, तो दिस इज गोइंग टू बी 3,5। डू यू गेट इट? तो ये आएगा 3,2, ये आएगा 3,5। अब ये पूरा नॉलेज है आपके 7th और 8th स्टैंडर्ड के ग्राफ का। आर यू गेटिंग इट? डू यू वांट मी टू गो टू दैट लेवल, टीच यू ग्राफ एंड देन शुड वी कम टू सेंटर ऑफ मास? टाइमली नॉट पॉसिबल। फेयर इनफ? ओके। तो ये हो जाएगा 3,2, ये हो जाएगा 3,5। फेयर इनफ? बस। और फिर क्या? स्टेप 5, अप्लाई फॉर्मूले। क्या है फॉर्मूला इसका, वो देखते हैं। एक्स सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होता है समेशन ए आई एक्स आई अपॉन समेशन ए आई। ए फॉर एरिया, ए फॉर व्हाट? टेल मी। एरिया। मतलब आपने 2 प्लेट में इसको कट किया ना, एक ऊपर वाली प्लेट और एक ये वर्टिकल स्मॉलर प्लेट।
ऊपर वाली प्लेट का एरिया क्या आएगा? 6 इंटू 2, और ये जो नीचे वाली प्लेट है उसका एरिया क्या आएगा? 2 इंटू 4, तो A1 आ गया 12, A2 आ गया 8। आ रहा है समझ में? अब अगर आपने इसको A1 नाम दिया है तो इसको क्या नाम दे दो? X1 Y1। और अगर आपने इसको A2 नाम दिया है तो आप इसको क्या नाम दे दो? X2 Y2। डू यू अंडरस्टैंड? पक्का? हो गया फॉर्मूला। अब क्या आएगा बोलो? व्हाट इज योर एक्स सेंटर ऑफ मास? समेशन AI XI, पुट I as 1, A1 X1, A1 12, X1 3 plus A2 8, X2 is 3। Are you getting it? Upon, बोलो, A1 plus A2 कितना हो गया? 12 और 3 36, 8 और 3 24, कितना? 60, और 12 और 8 20। मतलब एक्स सेंटर ऑफ मास क्या बना? 3। एक्स सेंटर ऑफ मास क्या बन रहा है? 3। डू यू गेट इट? दिस इज योर एक्स सेंटर ऑफ मास। नेक्स्ट इज व्हाट? तो ये आपका पहला चीज हो गया, एक्स सेंटर ऑफ मास। दूसरा क्या आपका? वाई सेंटर ऑफ मास। वाई सेंटर ऑफ मास में क्या लिखोगे? AI YI अपॉन समेशन AI। हेलो, आ रहा समझ में? बोलो क्या आएगा? AI YI मतलब पहले क्या? A1 Y1, A1 12, Y1 5 प्लस A2 Y2, A2 8, Y2 is 2 अपॉन A1 प्लस A2। A1 प्लस A2 क्या आएगा? 12 प्लस 8। आ रहा है समझ में? 12 इंटू 5, 8 इंटू 2 अपॉन कितना हो गया? 76 अपॉन 20 विच इज सेम एज 38/10 विच इज, तो आपका एक्स सेंटर ऑफ मास कितना आ रहा है? 3, और आपका वाई सेंटर ऑफ मास कितना आ रहा है? 3.8। डू यू गेट इट? क्या हम इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? आई मीन सब्स्टिट्यूट एज इन ड्रॉ कर सकते हैं। एक्स सेंटर ऑफ मास क्या आया? 3, तो ये 0 और ये पूरा 6, उसका आधा 3, आधा 3 मतलब क्या? एग्जैक्ट सेंटर पे ये आया आपका 3। अरे हाँ है ना? और वाई सेंटर ऑफ मास क्या आ रहा है? 3.8। नाउ टेल मी वन थिंग, ये पूरा कितना है? 6, उसमें से ये सिर्फ ऊपर वाला पार्ट कितना है? 2, मतलब ये कहीं ना कहीं ये 4 है। अरे यार, अगर ये 0 है तो ये 4 है, तब जाके ये 6 होगा ना। बट आपका वाई कोऑर्डिनेट क्या है? 3.8, 4 से थोड़ा सा नीचे, 4 से थोड़ा नीचे मतलब यहां पर कहीं पर। अरे यार, तो अगर आपने इसको और इसको मिलाया तो ये पॉइंट बनेगा आपका पॉइंट O, विच इज योर सेंटर ऑफ मास। डू यू गेट इट? मतलब ये पूरा टी शेप का जो बॉडी है ना, वो इस जगह से बैलेंस हो जाएगा। आर यू गेटिंग इट? इस टी शेप की बॉडी को आप ऐसा हॉरिजॉन्टल करो और ये वाले पॉइंट पे नीचे उंगली रखोगे, बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस हो जाएगा मतलब क्या? इस जगह पर उंगली रखने से नेट टॉर्क विल बी 0। ना बॉडी इस तरफ गिरेगी, ना बॉडी उस तरफ गिरेगी, ना इस तरफ गिरेगी, ना इस तरफ गिरेगी। डू यू अंडरस्टैंड दिस? दिस इज व्हाट शेप? टी शेप। व्हाट आर योर होमवर्क क्वेश्चंस? एल शेप और एच शेप। मैं आपको इसकी वैल्यूज दे दूं अगर, तो ये वाला पार्ट ले लेना 2, ये वाला पार्ट ले लेना 2, this entire part is 6 and this entire part is also 6। fair enough? मैनेज करोगे ये? कितनी बार सॉल्व करना है ये क्वेश्चन? जस्ट फॉर द प्रैक्टिस। पहले बॉडी को सिर्फ वर्टिकल कट से सॉल्व करो, फिर वापस क्वेश्चन को सॉल्व करो हॉरिजॉन्टल कट के साथ, और फिर एक बार सॉल्व करो जहां पर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों कट है, तो टोटल 3 बॉडी हो जाएगी। 3 बॉडी के लिए 3 सेंटर ऑफ मास निकलेगा, एक इधर, एक इधर और एक इधर। नाउ यू विल राइट दिस एज व्हाट? टेल मी। 3 बार के लिए A1 X1 प्लस A2 X2 प्लस A3 X3 अपॉन A1 प्लस A2 प्लस A3, और नीचे के लिए A1 Y1 प्लस A2 Y2 प्लस A3 Y3 अपॉन A1 प्लस A2 प्लस A3, और ये 3 बार लेकर सॉल्व होगा।
आ रहा है समझ में? निकाल लोगे ये पक्का? ओके। और एग्जाम्पल 3 में क्या? सेम, यहां पर तो कोई चॉइस ही नहीं है, 3 बार अलग अलग कट करना ही पड़ेगा। इसका सेंटर ऑफ मास आएगा ये, इसका सेंटर ऑफ मास आएगा ये, इसका सेंटर ऑफ मास आएगा ये। आ रहा है समझ में? ये वाला पार्ट ले लेना 2, ये वाला 2, ये पूरा 6, ये पूरा 6, और ये वाली हाइट भी ले लेना 2 की, ये वाली हाइट भी ले लेना 2 की। आर यू गेटिंग इट? आ रहा है समझ में? नाउ आई वॉन्ट यू ऑल टू रियलाइज वन थिंग। एच जो है वो एक ऐसा शेप है ना जो पूरा सिमेट्रिक है। अगर आपने एच को इस एक्सिस पे, पूरा एच को अगर काट दिया तो इस तरफ और उस तरफ हिस्सा सेम ही मिलेगा, और अगर आपने इसको इस तरफ भी काटा तो ऊपर और नीचे का हिस्सा सेम मिलेगा। तो एच एक ऐसा शेप है जो सिमेट्रिक, और मोस्ट ऑफ द, मैंने क्या बोला, सिमेट्रिक शेप में सेंटर ही सेंटर ऑफ मास होता है। तो उस लॉजिक के हिसाब से एच का जो सेंटर ऑफ मास आएगा ना वो यही है। आर यू गेटिंग इट? एंड इफ दिस इज द सेंटर, इसका आंसर है 3,3। अरे यार, ये पूरा है कितना? 6, तो हाफ कितना हुआ? 3। ये पूरा कितना है? तो इसका भी आधा कितना हुआ? और यही आपका सेंटर ऑफ मास भी है, तो इसका आंसर क्या आएगा? बट ये वाली हीरोगिरी एंट्रेंस एग्जाम में, अभी तो सॉल्व कर रहे हो ना, तो सॉल्व करते वक्त तो वेरीफाई कर लो। आर यू गेटिंग इट? इनफैक्ट अगर आप थोड़ा सा और दिमाग लगाओगे, यहां पर आपका जो टी शेप है ना वो वाई एक्सिस पे तो सिमेट्री है। देखो ना, मेरे हाथ के उस तरफ का हिस्सा और हाथ के इस तरफ का हिस्सा तो सेम ही है। तो ऑन वाई एक्सिस दिस बॉडी इज अंडर सिमेट्री। तो जब आप वाई एक्सिस पे सिमेट्री हो ना तो आपका एक्स सेंटर ऑफ मास विल बी द सेंटर, इसीलिए आंसर 3 आया। अरे ये पूरा 6 है ना, तो यहां पे तो आंसर 3 ही आएगा। हेलो, क्या बोला मैंने? अगर आपकी बॉडी, ये वाला देखो ना, यहाँ पे अगर मैंने इसको ऐसे देखा तो मेरे स्केल के उस तरफ वाला हिस्सा और इस तरफ वाला हिस्सा सेम है, मतलब ये बॉडी को वाई एक्सिस पे मैं सिमेट्री में देख पा रहा हूं। तो जब आपकी सिमेट्री वाई एक्सिस पर होगी तो आपका एक्स सेंटर ऑफ मास विल बी द सेंटर। आर यू गेटिंग इट? पक्का? ऐसा आज एक और एग्जाम्पल में हुआ, जो आज के दिन का पहला एग्जाम्पल था डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम का। अगर आपको याद है, वहां पर स्क्वायर बना था, यहां पर 1 किलो था, याद है? यहां पर 2 किलो था, यहां पर 3 किलो था, और यहां पर 4 किलो था। इसका आंसर क्या आया था पता है आपको? x का आंसर आया था 0.5 और y का आंसर आया था 0.7। याद है? अब अगर आप ये वाले क्वेश्चन में भी देखोगे ना, अगर मैं इसको y एक्सिस पे बांट देता हूं 2 हिस्सों में, तो मेरे स्केल के उस तरफ वजन कितना है? 5 किलो। 3 और 2, और मेरे स्केल के इस तरफ भी वजन कितना है? 4 और 1, 5 किलो। तो ऑन दिस एक्सिस उधर भी 5 किलो, इधर भी 5 किलो है, मतलब y एक्सिस पे यहां पर भी सिमेट्री है। y एक्सिस पे सिमेट्री है ना, तो x कोऑर्डिनेट विल बी द सेंटर, इसीलिए ये पूरा 1 था ना, तो सेंटर पे आंसर आया 0.5। आर यू गेटिंग इट? बट क्या यहां पर आपको सिमेट्री मिली? यहां पर मुझे सिमेट्री नहीं मिली। नीचे कितना है? 2 और 1, 3 किलो। ऊपर कितना है? 4 और 3। ऊपर हैवी है ना, इसलिए सेंटर ऑफ मास थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो गया। डू यू गेट इट? सेंटर ऑफ मास किस तरफ शिफ्ट होता है? जिस तरफ वजन ज्यादा होता है। और अगर किसी एक एक्सिस पे वजन दोनों बाजू बराबर है तो सेंटर ऑफ मास सेंटर पे आएगा। आर यू गेटिंग इट? जैसे यहां पर टी शेप अगर आपने देखा ऑन वाई एक्सिस, ये सिमेट्री में है, इसीलिए एक्स का आंसर क्या आया? 3 सेंटर। बट यहां पर कोई सिमेट्री नहीं है। अरे ऊपर वजन ज्यादा है, नीचे वजन कम है। ऊपर वजन ज्यादा है ना, इसलिए सेंटर ऑफ मास थोड़ा ऊपर शिफ्ट हुआ, इसलिए 3 को क्रॉस करके 3.8 पे चला गया। डू यू गेट इट? एच शेप में क्या है? एच शेप तो भाई ऐसा किया तो भी सिमेट्री है, ऐसा किया तब भी सिमेट्री है, इसीलिए आंसर सेंटर पे आएगा। आर यू गेटिंग इट? तो वेर इज सेंटर ऑफ मास गोइंग टू शिफ्ट? सेंटर ऑफ मास विल शिफ्ट ऑलवेज टुवर्ड्स द
हेवियर बॉडी, आर यू गेटिंग इट? सेंटर ऑफ मास कहां पर शिफ्ट होगा? ऑलवेज टुवर्ड्स द, क्या ये हमने पहले भी पढ़ा है? हाँ, फलक्रम वाले क्वेश्चन में रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ऐसे क्वेश्चन किए हमने जहां पर मान लो 10 सेंटीमीटर पर 20 ग्राम की बॉडी है और 70 सेंटीमीटर के मार्किंग पर मान लो 40 ग्राम की बॉडी है। आपको बोला है फाइंड द पोजीशन ऑफ द फलक्रम, फाइंड द पोजीशन ऑफ द फलक्रम, जिससे बॉडी, पूरा बॉडी इक्विलिब्रियम में रहे। और लेट मी जस्ट मेक इट सिंपलर, लेट्स से ये स्टार्टिंग है, यहां पर ये है 0 सेंटीमीटर और इसको एंड मान लेता हूं, चलो लेट्स से दिस इज 100 सेंटीमीटर, तो ये 0 है, उस तरफ 100 है। टोटल रॉड की लेंथ कितनी हो गई? 1 मीटर। अरे यार, ये 0 है वो 100 है ना, इस तरफ 20 ग्राम उस तरफ 40 ग्राम। अब सेंटर क्या बनेगा? सेंटर बना ये 50 पे, इधर फलक्रम रखने से बैलेंस हो जाएगा क्या? क्यों? उस तरफ हैवी है, तो जिस तरफ हैवी होता है फलक्रम उसी तरफ शिफ्ट होता है, हाँ या ना? अब किस जगह पर रखने से मेरी बॉडी बैलेंस होगी? व्हाट डू यू रेकमेंड? नेट टॉर्क इज 0, MR/XR इज ML/XL, ये करना है या इसके पहले जो पढ़ा एक्स सेंटर ऑफ मास M1x1 प्लस M2x2 अपॉन M1 प्लस M2? अरे दोनों से आंसर आएगा, आपको जो सही लगता है आप करो, कोई लिमिटेशन नहीं है कि यही तरीका सॉल्व करना है। आर यू गेटिंग इट? इफ यू वांट टू सॉल्व यूजिंग दिस थिंग MR/XR इज ML/XL, तो आप इससे भी कर सकते हो। और दूसरा तरीका क्या था जो टाइप 1 में लास्ट क्वेश्चन किया था? अरे वो एक स्केल पे मैंने 3 बॉडी लिए थे, उससे भी फलक्रम की पोजीशन निकाल सकते हो और MR/XR ML/XL से भी फलक्रम की पोजीशन निकाल सकते हो। लेकिन फिर इसमें क्या होता है, जहां पर फलक्रम की पोजीशन होगी उसको आपको मानना पड़ेगा x, तो ये 20 का डिस्टेंस कितना x, 40 का डिस्टेंस कितना 100 माइनस x, और फिर MR/XR इज ML/XL से भी यही सॉल्व होता है। आर यू ऑल एबल टू कोरिलेट एवरीथिंग? आ रहा है समझ में? डू यू ऑल्सो अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीवियस लेक्चर्स? आ रहा है समझ में? पक्का? फाइन। तो दिस इज योर टाइप 2 कंटिन्यूअस मास सिस्टम। टी शेप मैंने सॉल्व किया है, आप एल शेप और एच शेप को सॉल्व करोगे, इवन दो यू ऑलरेडी नो द आंसर फॉर एच शेप। आ रहा है समझ में? इसमें किसी को कोई डाउट? पक्का? फाइन।